नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठ राव और आप सभी का ज्योतिर्मय भव पे मैं स्वागत करता हूँ। ज्योतिर्मय भव परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कहानी संविधान की इस कड़ी का आखिरी पन्ना आज हम लिखने जा रहे हैं। आखिरी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। संसद भवन की इमारत जो गोलाकार है और इस इमारत के 144 स्तंभ इस गोलाकार में लगे हुए हैं। पर क्या आप जानते हैं भारत के कितने स्तंभ हैं? भारतीय संविधान 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वैसे आजकल 14 स्तंभ भी माना जाता है जो मीडिया है। संविधान सभा के समक्ष कई मॉडल थे, जैसे ब्रिटेन की कैबिनेट सरकार, स्विट्जरलैंड की सीधी चुनी सरकार और अमेरिका का राष्ट्रपति मूलक लोकतंत्र। 17 मार्च 1947 को वेनेगल नरसिंह राव ने 27 सवालों की एक प्रश्नोत्तरी बनाई, जिसमें दुनिया भर के संविधानों को सामने रखकर प्रश्न बनाए गए थे, जैसे क्या राष्ट्रपति को 2 बार चुना जा सकता है, और इसके साथ ही लिखा था अमेरिका में रूजवेल्ट के अपवाद के अलावा जिन्हें 4 बार चुना गया था, उनके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल 2 बार हो सकता है। वही स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने का अधिकार ही नहीं है और आयरलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव केवल 1 और बार हो सकता है। सभी राज्य विधानसभा और संविधान सभा सदस्यों को यह प्रश्न पत्र भेजा गया। वेनेगल नरसिंह राव चाहते थे कि राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से चुना जाए, पर उनकी तजवीज़ नहीं मानी गई। उसी समय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और राजगोपालाचारी अयंगार ने भी एक मेमोरेंडम तैयार किया, जिसमें राष्ट्रपति को बहुत अधिकार देने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को सेनाओं का प्रमुख बनाया गया था। संसद द्वारा पारित बिलों को वापस करने और मंत्रिपरिषद के कहने पर लोकसभा भंग करने जैसे अधिकार पहली बार राष्ट्रपति को दिए गए थे। इन्हीं प्रस्ताव के आधार पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी द्वारा बनाया गया प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 21 जुलाई 1947 को संसद की प्राचीर पर रखा। मंत्रिमंडल संसद के सदस्यों से चुना जाए या मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए, या मंत्रियों को अमेरिका जैसे चुने जाने की जरूरत ही ना हो और उन्हें केवल सरकार के मुखिया की मर्जी पर मंत्री बनाया जाए। इस बात पर तीखी बहस का एक दौर दिसंबर 1948 में शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी को इसके फायदे और नुकसान बताए और यूं तय हुआ भारत के राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया को। कार्यपालिका के दूसरे पक्षों को लेकर भी बड़ी बहसें हुई। अल्पसंख्यकों के नुमाइंदे चाहते थे एक नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सरकार बनाई जाए और मंत्रिमंडल का चयन धर्म जाति के अनुपात में हो। कार्यपालिका में किसी भी प्रकार की आरक्षण के प्रस्ताव को सब कमेटी में 7 के मुकाबले 8 वोटों से खारिज कर दिया गया। धीरे धीरे सभी ने इसकी अच्छाई और सच्चाई को देखा। 4 नवंबर 1948 को सभा में संविधान का ड्राफ्ट रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसकी हिमायत की थी। बात केवल कार्यपालिका की ही नहीं, संसद के स्वरूप, अधिकारों, कर्तव्यों, चिरकाल और नाम तक लेकर चर्चाएं हुई। संसद के 2 सदन जिनके नाम रखे गए, एक थी राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ द स्टेट और लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तथा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया। राज्यसभा के कार्यकाल में 6 वर्षों में
हर 2 वर्ष बाद सिर्फ 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ताकि सदन निरंतर धारा की तरह, एक नदी की तरह बहता चला जाए, चलता रहे, कभी रुक ना सके। संसद और न्यायपालिका के मध्य अंतर संबंधों के संबंध में भी चर्चा को कौन छोटा कौन बड़ा, यह सवाल इसमें महत्वपूर्ण है। सदन ने तय पाया कि संसद और न्यायपालिका दोनों ही लोकतंत्र के लिए बराबर है। इसलिए न्यायपालिका में उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के चुनाव में संसद को कोई हाथ नहीं होगा और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस में दी हुई सूची के आधार पर इसका चयन करेंगे, यह तय किया गया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि एक ऐसी समग्र न्यायपालिका बने जो दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक हर तरह के मुकदमे में सबको कानूनी उपचार और न्याय दे सके। इस तरह देश की एकता को कायम किया जाएगा। आज यह सपना हकीकत है। संविधान सभा में सबसे अंत में पारित हुई संविधान की उद्देशिका, जो संविधान में सबसे पहले आती है। संविधान अगर एक राजनीतिक संवैधानिक दस्तावेज है तो उद्देशिका उसका दार्शनिक नजरिया। 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। मई 1949 में उद्देशिका को डॉक्टर अंबेडकर ने सदन में रखा। अक्टूबर 1949 में उद्देशिका पर बहस शुरू हुई, जब बाकी संविधान को सोचने और बनाने का कार्य पूरा हो चुका था। मूल उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। इनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्देशिका में 25 साल बाद जोड़ा था। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया उद्देश्य पत्र संविधान का अंग बना। 3 साल के अथक मेहनत रंग लाई थी और सदियों से अंग्रेजों की गुलामी और राज्य रजवाड़ों की दास्ता में बंधा देश आज अपनी मर्जी से अपने बनाए रास्ते पर चलने जा रहा था। जहाँ खुशी थी वही एक थोड़ा डर भी था। जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, आज़ाद होकर हमने हर बात पर अंग्रेजों को दोष देना खो दिया है। अब अगर कुछ गलत होता है तो इसके लिए और कोई नहीं, हम ही दोषी होंगे। सभी सदस्य नए बने संविधान और ड्राफ्टिंग कमेटी के तरफ तारीफ कर रहे थे। इस तरह आया संविधान सभा का आखिरी और ऐतिहासिक दिन, जहां पर सभी लोग खुश थे। एक ही दिन 2 देश बने थे। हिंदुस्तान का संविधान बन चुका था, परंतु पाकिस्तान का संविधान बनने में 25 वर्ष लगे थे। सन 1972 में उनका संविधान बन पाया। डॉक्टर अंबेडकर सभा में आखिरी और ऐतिहासिक भाषण करने के लिए खड़े हुए। डॉक्टर अंबेडकर के शब्द आज भी संसद में घूमते रहते हैं। सभी सदस्यों ने संविधान का अनुमोदन और अपना हस्ताक्षर किया। सदस्य आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। यह बहुत खुशी का मौका था। 24 जनवरी को सदस्य आखिरी बार सदन में मिले। इस दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। इसी दिन राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव भी करना था, क्योंकि नए गणतंत्र के लिए नए राष्ट्रपति का चुनना आवश्यक था। प्रोफेसर केटी शाह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। सभा ने उसी दिन उसी व्यक्ति को चुना जो 3 साल से संविधान बनाने की प्रक्रिया की अगुवाई कर रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी को देश में उत्साह का माहौल बना था, और बने भी क्यों न, सबकी मेहनत से भारत एक गणतंत्र बन रहा था। संविधान बनने
से अब तक संविधान में अनेक बदलाव हुए, संविधान आज भी कायम है और ऐसा ही निरंतर कायम रहेगा। परंतु सोचने लायक बात यह है कि आज के तारीख में हम संविधान को तोड़ मरोड़ तो नहीं रहे हैं, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हमें हमारे अधिकारों के साथ हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए और एक जिम्मेदारी से अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया जरूर है, पर मीडिया ने भी आज अपना काम अच्छी तरह से और ईमानदारी से करना चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद पे जो कभी कभार छींटे काले दाग पड़ते हैं, वो बहुत कम तरीके से होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर किसी देश के कार्यपालिका पे, न्यायालय पे या संसद पे प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाता है तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा मैं मानता हूँ। देश में हो रहे दलितों पे अत्याचार, आज भी अस्पृश्यता और दलितों के ऊपर होने वाले अन्याय को हमें दर्शाता है। हमें ये समझना होगा कि हम आज आज़ाद देश के बाशिंदे बन चुके हैं और हमें इस आज़ाद देश को अच्छे से आगे लेके जाना होगा। समाज में धार्मिक भेदभाव के वजह से हमने देश के दो टुकड़े तो कर दिए थे, परंतु आज अगर हम फिर धार्मिक भेदभाव को सामने लाकर उस पर चर्चा विमर्श करेंगे तो और समस्याएं बढ़ेगी और ये समस्याएं हमारे लिए घातक भी हो सकती है। देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को ज्योतिर्मय भव परिवार की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं और सभी को पुनश्च एक बार गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आप सभी को एक नम्र निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। और हर महीने के 30 तारीख को हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें आपकी समस्याओं पे हल निकालने के लिए हम तत्पर हैं। तो कृपया आपके जो भी समस्याएं हो, ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मैसेज या व्हाट्सएप कर हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकें और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आपसे चर्चा कर सकें। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।